नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिशा सर में। आइए हम पढ़ते हैं 28 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शानदार प्रश्न होगा और सारे प्रश्न आप लिख लीजिए, आपका परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल पर। पहला प्रश्न हमारा है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष शहर कौन सा है? प्रश्न देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष शहर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने पहली बार यह सूचकांक जारी की है जिसमें न्यूयॉर्क को पहला स्थान दिया है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपना पहला ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया जिसमें 163 देशों के 1000 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन किया गया है। सूचकांक के पहले 50 स्थानों पर यूरोप और अमेरिका के शहरों का ही दबदबा रहा। तो सूचकांक के जो पहले 50 स्थान उस पर यूरोप के शहर और अमेरिका के शहर ही रहे हैं। शीर्ष 5 शहरों के नाम देखिए। शीर्ष 5 शहरों के नाम, न्यूयॉर्क 1 नंबर पर, लंदन 2, सैन जोस अमेरिका का ही है 3रे नंबर पर है, टोक्यो जापान का शहर है, उसकी राजधानी है 4थे नंबर पर, पेरिस 5वें नंबर पर और सिएटल अमेरिका का है, ये 6ठे नंबर पर है। तो ये शीर्ष शहर है जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वैश्विक शहर सूचकांक जारी किया है। अब भारतीय शहरों का देख लीजिए, भारत का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए, भारतीय शहर, कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 300 में जगह नहीं बना पाया है। शीर्ष 300 में कोई भी भारतीय शहर जगह नहीं बना पाया है। दिल्ली का स्थान भारत में पहले नंबर पर है, लेकिन दिल्ली ओवरऑल 350वें नंबर पर है। उसके बाद बेंगलुरु 411वीं जो रैंक है इसकी, मुंबई 427वीं रैंक है, चेन्नई 472वें स्थान पर है, कोच्चि 521वीं रैंक है। तो इस तरीके से, और कुल मिला जुलाकर भारत के 91 शहर, इन 1000 शहरों में भारत के 91 शहरों को स्थान दिया गया है। इसमें सबसे खराब रैंकिंग वाला शहर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का है। सबसे खराब रैंकिंग वाला शहर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर है और भारत के इसमें 91 शहर शामिल किए गए हैं। ये रैंकिंग कैसे जारी की जाती है? यह रैंकिंग अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन के आधार पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान, है ना, किस हवाई अड्डे को मिला है? ये मिला है, उत्तर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये केरल में है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह सम्मान मिला है, कौन सा? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। अब इसका क्या मतलब होता है ये देखिए। यह सम्मान भारतीय उद्योग परिसंघ CII-ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया जिससे लैंडफिल से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल का पहला हवाई अड्डा है जो 1932 में स्थापित हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न आप जरूर पढ़िए और लिखिए, आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। अगला प्रश्न देखें, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? ध्यान रखिएगा, फ्रांस में जो कांस फिल्म महोत्सव जो आयोजित हुआ था उसमें इसके पहले भी हमने इसमें एक प्रश्न, 2 प्रश्न बताए थे आपको। तो ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में कांस फिल्म महोत्सव में पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है जिन्होंने पुरस्कार जीता है? उत्तर हो जाएगा पायल कपाड़िया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के 2 फिल्म निर्माताओं, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफर ने पुरस्कार जीते हैं। ध्यान रखिएगा, पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है, ने पुरस्कार जीता है। इससे जुड़े हुए और पुरस्कार देख लिए। उर्मिमाला बरुआ 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाली पहली पेजेंट डायरेक्टर बनी। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चिदानंद एस नाइक की कन्नड़ लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो को ला सिने पुरस्कार मिला है। यह महत्वपूर्ण होगा, आप याद करिएगा। अनुसुईया सेन गुप्ता
अनुसुईया सेन गुप्ता ने द शेमलेस में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, याद रखिएगा। फिल्म निर्माता मैसम अली ने अपनी फिल्म इन रिट्रीट के लिए पुरस्कार जीता। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आप इसको याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किस देश ने की है? अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस ने। रूस ने अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना है उस वो रूस के सहयोग से ही चल रही है, रूस के सहयोग से ही बना है। तो ध्यान रखिए, अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा रूस ने किया है भारत को। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में दवा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में अपने संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश में अपने संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। तो दवा कंपनी सन फार्मा ने बांग्लादेश में अपने दवा कंपनी का उद्घाटन किया है। सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जिसका संचालन 100 से अधिक देशों में है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, ये किस राज्य से है? कौन? मुनीब अमीन भट्ट नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है, सॉरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के जंगलपोरा गांव के रहने वाले कश्मीरी तकनीकी विशेषज्ञ मुनीब अमीन भट्ट ने डेटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। उसमें योगदान देने के लिए नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, याद रख लीजिएगा। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है किस काम के लिए? तो डाटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। मुनीब अमीन भट्ट जम्मू कश्मीर से हैं और नासा ने इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखें। एक और बात, इसके पहले 2023 में एप्पल ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य है 2023-24 में। 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने 6,993 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी, जो लगभग लक्ष्य का 64% था। जो टारगेट रखा गया था उसका 64% था। निजी और राज्य सरकार की कंपनियों के लिए जो टारगेट रखा गया था वो था 11,002 किलोमीटर। अब 11,002 किलोमीटर से सभी कंपनियों ने 6,993 किलोमीटर ही सब ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं, जो लक्ष्य का केवल 64% है। ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष राज्य कौन है? शीर्ष अगर राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में। अब ये ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है? तो ट्रांसमिशन प्रणाली एक बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करती है जो बिजली संयंत्र से दूर के क्षेत्रों में रहते हैं। सीधा मतलब यह है कि ट्रांसमिशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली के जो उपभोक्ता हैं, वो जो जहां बिजली उत्पादित होता है उससे काफी दूर रहते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर बिजली पहुंचाना जो है आसान नहीं होता, तो इसे दूर दराज के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाना और उसके लिए जो है बिजली के तार जोड़ने, इसी को कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? कौन सा देश जल्द ही भारत की जो है रुपे सेवा लॉन्च करेगा? कहां पर? अपने वहां। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो मालदीव। मालदीव अपने वहां भारत की जो रुपे सेवा है उसको लॉन्च करेगा। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं और एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, जो पहले से था उसको खत्म करेगा। मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ, मालदीव में क्या होगा, जो सैनिक भेजे गए थे जहां पर विरोध हो रहा था मालदीव में, तो भारतीय सैनिकों को बुला लिया जाएगा और वहां पर टेक्निकल स्टाफ भारत के द्वारा भेजा जाएगा।
एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? मालदीव में किया गया। तो ये बातें आप याद रखिएगा। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जैविक रूप से अपघटित होने वाला। जैविक रूप से मतलब कोई भी चीज जो फेंक दिया जाए तो मिट्टी में सड़ गलकर खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं सड़ता गलता है, हजारों सालों तक वैसे पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तब ऐसा पेन, जैसे पेन बनते हैं प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक अक्सर पेन बनते हैं और वो जो है मिट्टी में सड़ते गलते नहीं है। और इस तरीके से प्रतिवर्ष 50 बिलियन से भी अधिक पेन ये बनाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया गया है और 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है लॉन्च किया गया है। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भारत के द्वारा। तो नई दिल्ली के एक कपल हैं, सौरभ मेहता और इनकी पत्नी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। अब पेन का क्या नाम है? नोट पेन। और इस पेन का नाम रखा है नोट पेन, है ना। सौरभ ने पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी कंपनी बायोक्यू की स्थापना की। सौरभ ने क्या किया है कि एक स्टेशनरी कंपनी स्थापित किया है जो बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल है। उसका नाम क्या है कंपनी का? बायोक्यू। बायोक्यू कंपनी के संस्थापक सौरभ एच मेहता ने एक ऐसा पेन लॉन्च किया है जो 100% जैविक रूप से अपघटित हो जाने वाला है। अगर उसको हम यूज के बाद फेंक देंगे तो वो पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनकी कंपनी का नाम है बायोक्यू और जो पेन बना है उसका नाम है नोट पेन, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जरूर याद रखिएगा। और आज के सेशन का अगला प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हम अपने जो है हर करेंट अफेयर्स के वीडियो में इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं तो हम शामिल करते हैं। आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में खूब भर भर के पूछा जाता है। याद कर लीजिए, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? चार्ल्स लेक्लर ने। ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।